पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। Inside edge. That's nicely played. Enough wood on it to get him a 4. Oh, that's gone. Up and 6. शीला, जल्दी आओ तो, तबीयत खराब लग रहा है। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं अब भी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल सारी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी गैर संचारी रोग से पीड़ित दिखलाई पड़ रहे हैं। इन जानलेवा बीमारियों का जाल बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इन एनसीडीज के कारण 63% मौतें होती हैं। यह भी देखा गया है कि हृदय रोगों और स्ट्रोक के कारण विश्व में लगभग 27% मौतें होती हैं। भारत में भी यह कार्डियोवैस्कुलर रोग मृत्यु का मुख्य कारण बन गया है। आज हम इस मॉड्यूल द्वारा इन गैर संचारी बीमारियों या एनसीडीज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि यह गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मधुमेह, कैंसर जैसे कुछ ऐसे रोग हैं जो संक्रामक नहीं होते या एक से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। यह सारे रोग क्रॉनिक या दीर्घकालीन होते हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में घर कर लेते हैं और दीमक की तरह हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं और अंत में हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। अब यह भी जान लें कि किन किन कारणों से यह एनसीडीज हमारे शरीर में घर कर लेते हैं। यह है हमारी गलत जीवन शैली, गलत खाने की पद्धतियां, जीवन में शारीरिक परिश्रम का अभाव या नियमित रूप से व्यायाम न करना, अस्वच्छ माहौल, प्रदूषित वातावरण, कुछ जानलेवा आदतें जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा का प्रयोग करना या अधिक मात्रा में शराब, नशीली पदार्थों का सेवन करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारी आदतों को हम तुरंत बदल सकते हैं, यानी गैर संचारी रोगों से बचे रहने की सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। इससे पहले कि हम क्या करें और क्या ना करें वाले मुद्दे पर चर्चा करें, हम यह जान लें कि यह जानलेवा रोग क्या है और कैसे हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। हमारी अनुचित जीवन शैली और गलत आहार संबंधी आदतों के कारण कई गैर संचारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेते हैं। अधिक वसा और अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं में, जीर्णाशय में एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इस अंदरूनी इन्फ्लेमेशन के कारण हमारे रक्त में सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP की संख्या बढ़ जाती है। फल, सब्जियों की अधिक खपत से हम इस इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित कर सकते हैं और एनसीडी से दूर रह सकते हैं। हमें एनसीडीज की जाल में आसानी से फंसाने वाले कुछ कारक भी हैं। चलिए हम इन्हें जान लें। पहला है मोटापा, दूसरा पतली वसा या थिन फैट का होना, तीसरा डिस्लिपिडीमिया या रक्त में लिपिड्स का अत्यधिक मात्रा में होना और चौथा है एथेरोस्क्लेरोसिस या हमारी हृदय की धमनियों का वसा और कोलेस्ट्रॉल के कारण संकुचित हो जाना। चलिए अब हम इन चारों कारकों के बारे में संक्षिप्त में जान लें। पहला देखेंगे अधिक वजन या मोटापा। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे शरीर में वसा अधिक मात्रा में जमा हो जाता है और इस हद तक
जमा हो जाता है कि यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मोटापा का सीधा संबंध ज्यादा खाना खाने और शारीरिक व्यायाम या कसरत की कमी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स की गणना वेट को विभाजित करके उसकी ऊंचाई का वर्ग निकाला जाता है। एशियाई देशों में रहने वाले वयस्कों का पोषण स्तर इस प्रकार है। BMI 18.5 से कम होने पर जीर्ण ऊर्जा की कमी हो जाती है। BMI 18.5 से 22.99 होने पर यह सामान्य माना जाता है। BMI 23.0 से 27.5 होने पर ये अधिक वजन की श्रेणी में आते हैं और यह अगर 27.5 से भी अधिक हो जाता है तो यह स्थिति मोटापा माना जाता है। मोटापे का इलाज दीर्घकालिक माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार हमेशा स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम को प्रतिदिन 30 मिनट करने का सुझाव देते हैं। पैदल चलना, साइकिल चलाना, दौड़ना, तैराकी भी अच्छे व्यायाम माने जाते हैं और इनसे मोटापे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये तो व्यायाम की बात हो गई। अब बात करते हैं खाने की। तो फाइबर युक्त आहार, प्रोटीन और साबुत अनाज, हरे रंग की सब्जियां बड़ी मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और सभी प्रकार के फलों की सिफारिश भी की जाती है। अधिक वजन या मोटापा किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और उसके शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, कैंसर, आर्थराइटिस जैसी अनेकों NCD बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब हम देखेंगे पतली वसा या थिन फैट। कभी कभी स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति जिसका वजन शरीर के अनुरूप लगता है, अस्वस्थ हो सकता है। अगर उसकी खाने की आदत सही ना हो और वो सही मात्रा में व्यायाम या शारीरिक काम ना करता हो तो ऐसे लोग भी स्वस्थ दिखने पर भी वास्तव में स्वस्थ नहीं होते और NCD से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक अंगों में वसा का उच्च मात्रा जमा होना कई बीमारियों को आमंत्रण दे सकते हैं। थिन फैट या पतली वसा मुख्यतः 3 कारणों से निर्मित होती है। 1, अधिक मात्रा में अन्न या सीरियल्स जैसे चावल का ग्रहण। दूसरा, फल सब्जियों, नट्स का कम मात्रा में ग्रहण करना। और तीसरा कारण है शारीरिक परिश्रम की कमी। अब हम देखेंगे डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जहां रक्त में लिपिड अधिक मात्रा में हो जाता है। रक्त में लिपिड फैटी या वसा पदार्थ होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, जैसे LDL और HDL। जब तक यह गंभीर रूप धारण नहीं करता है, तब तक अधिकांश डिसलिपिडीमिया वाले लोग इससे अनजान रहते हैं कि वो किसी गंभीर स्थिति से पीड़ित हैं। नियमित रूप से रक्त परीक्षण करवाते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। डिसलिपिडीमिया अगर गंभीर रूप धारण कर ले या इसे अनुपचारित छोड़ दिया गया तो यह दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों को अंजाम दे सकती है। अब हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण प्लेक या पट्टिका का जमाव हो जाता है, जिसके कारण धमनियां संकुचित होने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह धमनियों में कम होने लगता है।
और परिणामतः विभिन्न अंगों में रक्त की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। साथ ही पट्टिका या प्लेग के टुकड़े भी टूट सकते हैं और रक्त का थक्का बन सकते हैं। यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण दिल का दौरा हो सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इसका जन्म कम उम्र में ही हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी गंभीरता बढ़ती चली जाती है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है ना? कुछ ऊपर नीचे तो नहीं? नॉर्मल तो नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। मैं कुछ टैबलेट्स लिख देता हूँ, आप इन्हें टाइम पे देते रहना। लेकिन इन दवाइयों के साथ साथ इनको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा और जल्द से जल्द ऐसा नहीं हुआ तो काफ़ी गैर संचारी बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा भी बन सकता है। जी डॉक्टर साहब। एनसीडी के जोखिम कारकों के बारे में जानने के बाद आइए हम एनसीडी के बारे में जान लें। पहला देखेंगे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का चिकित्सक शब्द है। उच्च रक्तचाप गंभीर रोगों को जन्म दे सकता है, जैसे दिल का दौरा, गुर्दे की विफलता, स्ट्रोक, आंख में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथिक बढ़ने के कारण अंधापन हो सकता है। अगर सिस्टोलिक रक्तचाप मर्क्यूरी की तुलना में 140 है या उसके बराबर है, डायस्टोलिक रक्तचाप मर्क्यूरी की तुलना में 90 या उसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति को उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा कारण है दोषपूर्ण जीवन शैली या जीवन जीने का गलत तरीका। सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना होगा, जैसे प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना या कसरत करना, नमक से दूर रहना, शराब का सेवन कम करना या ना करना, धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन बंद कर देना। इसके साथ साथ तनावपूर्ण जिंदगी से छुटकारा पाना, योग और ध्यान या मेडिटेशन उत्कृष्ट उपाय है तनाव को दूर करने के साथ साथ एक सफल स्वस्थ जीवन जीने के लिए। सबसे घातक सीवीडी हार्ट अटैक और स्ट्रोक है। दिल के दौरे के लक्षणों में शामिल हैं छाती के केंद्र में दर्द या असुविधा होना, बाहों, कोहनी, जबड़े या पीठ में असहनीय दर्द या तकलीफ का होना। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ का अनुभव होता है या उल्टी आना, हल्का हल्का बेहोशी की हालत होना, ठंडा पसीना बहना और पीला पड़ जाना, तो यह भी दिल का दौरा हो सकता है। जब आप इन लक्षणों को देखें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। स्ट्रोक का सबसे सामान्य लक्षण चेहरे, हाथ, पैर में अचानक कमजोरी महसूस करना है, खासतौर पर शरीर के एक भाग में। अन्य लक्षण जो घातक हो सकते हैं वे हैं बोलने या समझने में कठिनाई, एक या दोनों आँखों से दिखाई देने में कठिनाई, चलने में कठिनाई, चक्कर आना, लड़खड़ाना या असंतुलन हो जाना, बेसुध या बेहोशी की हालत। जिन लोगों को इन लक्षणों का अनुभव हो उन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को निर्धारित कोशिकाओं और ऊतकों में प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा निर्मित किया जाता है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता और उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता खो देता है। इस स्थिति में इंसुलिन ग्लूकोज को निर्धारित कोशिकाओं और ऊतकों में प्रसारित नहीं कर पाता। इसीलिए रक्त शर्करा या ब्लड शुगर के साथ साथ आपको रक्त इंसुलिन का भी परीक्षण समय समय पर करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज या मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में अग्नाशय इंसुलिन को बनाता है
लेकिन हमारे शारीरिक कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं होता, या फिर कई बार यह इंसुलिन प्रतिरोधी बन जाता है। टाइप 2 मधुमेह मधुमेह का सबसे आम रूप है। टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह को उचित स्वस्थ आहार की मदद से भी नियंत्रित किया जा सकता है। संतुलित आहार, अधिक फाइबर युक्त आहार, अधिक कैलोरी वाले आहार से दूर रहना, नियमित व्यायाम और डॉक्टर के बताए दवाइयों को नियमित रूप से लेना, यह सभी हमें मधुमेह को काबू करने में सहायक हो सकते हैं। कैंसर आज मानव जाति को प्रभावित करने वाली सबसे खतरनाक और घातक बीमारियों में से एक है। यह सबसे पहले शरीर के एक हिस्से में उत्परिवर्तित होने के कारण कोशिकाओं में अनियंत्रित विकार का कारण होता है। कैंसर एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है, जिसमें ट्यूमर कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। सामान्यतः कैंसर पहले एक छोटे से घाव से घातक ट्यूमर तक का सफर तय कर बढ़ता जाता है। यह परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के आनुवांशिक कारकों द्वारा या बाहरी कारकों के बीच टकराव का परिणाम भी हो सकता है, जिसमें शामिल हैं भौतिक कार्सिनोजेनिक जैसे पैराबैंगनी और आयनकारी विकिरण, रासायनिक कार्सिनोजेनिक जैसे एस्बेस्टस, तंबाकू के धुएं के कण, एफ्लोटॉक्सिन जो आहार प्रदूषित करने वाला एक जहरीला पदार्थ होता है, और आर्सेनिक। जैविक कार्सिनोजन जैसे कुछ वायरस, बैक्टीरिया या पराजीवियों के संक्रमण के कारण हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो सकता है। विश्व भर में तंबाकू के सेवन मात्र से लगभग 22% मौतें होती हैं। इसी वजह से यह कैंसर का सबसे खतरनाक एजेंट माना जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता और इसकी अदृश्य प्रकृति के कारण इसका उपचार मुश्किल हो जाता है, और जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तब तक यह अपना विकराल रूप धारण कर चुका होता है और अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली को नियमित रूप से बनाए रखा जाए तो कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात इलाज से बेहतर है इसकी रोकथाम। हमें अपने दैनिक आहार को सारे पोषक तत्वों से पौष्टिक बनाना होगा। शारीरिक सक्रियता वाले जीवन शैली को अपनाना होगा। तो आप समझ गए ना, इलाज से बेहतर होता है रोकथाम। आहार विहार, आचार विचार, ये हमारी अच्छी सेहत की बुनियाद होते हैं। आपकी बात समझ में आ गई डॉक्टर साहब, आगे कोई गलती नहीं होगी। गुड, सही रास्ता पकड़ा है। कार कहाँ ले जा रहे हैं? नो कार, चलिए अपनी साइकिल निकालिए। ओ नो, मैं तो भूल गया। आज से नो कार, ओनली साइकिल। सेहत भी अच्छा रहेगा और पोल्यूशन भी नहीं रहेगी। सिर्फ 2 किलोमीटर की ही तो बात है। हम सभी को सप्ताह में 5 दिन 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन 300 मिलीलीटर दूध, दही या मट्ठा लेना चाहिए। साथ साथ 30 ग्राम नट्स जैसे मूंगफली भी लेनी चाहिए। प्रतिदिन हमारे आहार में नमक की मात्रा 5 ग्राम या उससे भी कम होनी चाहिए। तेल, घी की मात्रा को घटाना जरूरी है
या 20 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवश्य 6 से 8 घंटों की नींद सुनिश्चित करें। भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित करें। अब कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। धूम्रपान छोड़ें और शराब से दूर रहें। संतृप्त और ट्रांस फैट से बचें, जो कि ज्यादातर रेड मीट, घी, मक्खन, मलाई, गहरे तले हुए फास्ट फूड्स, पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड आहार में पाया जाता है। अनियमित समय पर भोजन ना करें। अपने आसपास के वातावरण को अस्वच्छ ना रखें। पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। भारत की 65% आबादी युवा है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं, तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया।